नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कटु ज्ञान में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि क्या था ओशो की मौत का सच। क्या ओशो की मृत्यु एक सामान्य मृत्यु थी या उन्हें मारा गया था? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं ओशो के जन्म से मृत्यु तक के सफ़र के बारे में। तो दोस्तों, आचार्य रजनीश, जिन्हें दुनिया ओशो के नाम से जानती है, उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1990 के दिन भारत में हुई थी। ओशो की मौत के साथ कई विवाद जुड़े हुए हैं। क्या ये एक सामान्य मृत्यु थी या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी हुई है? दोस्तों, ओशो की कहानी शुरू होती है साल 1931 से। मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में पैदा होने वाले ओशो का जन्म असली नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था। दर्शन में रुचि थी, सो उसी के प्रोफेसर बन गए। 60 के दशक में ओशो ने पब्लिक में बोलना शुरू किया। तर्क देने में और बोलने में तेज तो थे ही। 1969 में उन्हें दूसरे वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। यहाँ उन्होंने कहा, कोई भी ऐसा धर्म जो जीवन को व्यर्थ बताता हो वो धर्म नहीं है। ये बात पुरी के शंकराचार्य को पता चली कि ओशो ने धर्म के बारे में ऐसा कुछ बयान दिया है। तब पुरी के शंकराचार्य नाराज़ हो गए। उन्होंने ओशो का भाषण रुकवाने की कोशिश की। इसी बीच ओशो की एक किताब मार्केट में आई और आते ही किताब ने हंगामा मचा दिया। नाम था संभोग से समाधि। नाम से ही आप समझ सकते हैं किताब कितनी कंट्रोवर्शियल थी। इस किताब ने ओशो को इंडिया में वर्ल्ड फेमस कर दिया। उन्होंने पुणे के गोरेगांव पार्क में अपना आश्रम बनाया। यहाँ वो ध्यान सिखाते थे। दुनिया भर से लोग इस आश्रम में आने लगे, जिसके चलते 1977 के आसपास उनकी सरकार से खटपट भी हो गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ओशो के घोर विरोधी थे। ओशो को लगा कि भारत में अब बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने अपना रुख अमेरिका जाने का बना लिया। अमेरिका के ओरेगॉन राज्य में तकरीबन 64,229 एकड़ बंजर जमीन पर बड़ा सा कम्यून बना दिया गया। नाम था रजनीशपुरम। 3 वर्षों के भीतर ही उनके अनुयायियों ने बंजर जमीन से एक सुंदर शहर में बदल दिया। अर्थात बंजर जमीन को उन्होंने अपनी मेहनत से एक सुंदर शहर में बना दिया। इस शहर में लगभग 7,000 से अधिक नागरिक थे। इसके अलावा फायर ब्रिगेड, पुलिस, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, टाउन हॉल, 42,000 वर्ग फीट लंबी हवाई पट्टी, सार्वजनिक बस सेवा के अतिरिक्त सीवेज प्लांट और जलाशय जैसी सारी आधारभूत सुविधाएं और लग्जरी यहाँ मुहैया थी। इस दौर में ओशो कहने लगे थे, मैं अमीरों का गुरु हूँ। इस समय उनके पास 93 रोल्स रॉयल कारें इकट्ठा हो चुकी थी। दोस्तों, एक मशहूर किस्सा है कि तब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन के बराबर कद रखने वाले विनोद खन्ना अपना घर बार छोड़कर रजनीशपुरम जा बसे थे। वो ओशो के प्रवचनों से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपना घर भी त्याग दिया और आचार्य रजनीश जी के शरण में चले गए। रजनीशपुरम ओशो का सपना था, एक नई दुनिया बसाने का। लेकिन जैसा कि कहते हैं, नरक जाने का रास्ता बेहद अच्छी नीयतों से तैयार होता है। ओशो के कम्यून में कई गड़बड़ियाँ होने लगी। माँ आनंद शीला नाम की उनकी सेक्रेटरी को बायो टेरर अटैक में दोषी पाया गया और उन्हें 20 साल की सज़ा हुई। ओशो कहते रहे कि उन्हें शीला के कारनामों का पता नहीं था। उनके शिष्यों को इस बात पर भरोसा था, लेकिन अमेरिकी सरकार के मुंह खून लग चुका था। सरकार पहले से ही रजनीशपुरम को संदेह की दृष्टि से देख रही थी। इसका कारण था अमेरिकी सरकार का एक पुराना कड़वा अनुभव। साल 1979 में दक्षिण अमेरिका के एक देश गुयाना में एक घटना हुई थी, जहां जिम जोन्स नाम के एक तथाकथित गुरु के कारण 918 लोगों की मौत हो गई। इनमें अधिकतर अमेरिकी नागरिक और एक अमेरिकी सांसद भी शामिल थे। जिम जोन्स ने भी
रजनीशपुरम की तरह एक शहर बसाया था, जॉन्सटाउन, जहां उसने एक नए धर्म की शुरुआत की। हालांकि ये धर्म नहीं, एक कल्ट था जो कहता था कि वो एक नई दुनिया बसाएगा जहां सब बराबर होंगे। इस सब्ज बाग की ख्वाहिश में हजारों लोग जॉन्सटाउन गए और मारे गए। बहरहाल, जॉन्सटाउन हादसे के बाद अमेरिकी सरकार ऐसे कल्ट्स के प्रति काफ़ी सतर्क रहने लगी। इसीलिए जैसे ही मां आनंदशीला वाला केस हुआ, सरकार ने रजनीशपुरम पर शिकंजा जड़ना शुरू कर दिया। प्रवासी अधिनियम के उल्लंघन और कई अन्य मामलों में ओशो को गिरफ्तार कर लिया। कई दिन जेल में बिताने के बाद ओशो को देश निकाला दे दिया गया। अमेरिका के अलावा 21 देशों ने उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया और ओशो को भारत लौटना पड़ा। रजनीशपुरम का आश्रम दोबारा बंजर हो गया। ओशो की अधिकतर रोल्स रॉयल्स बेच दी गईं। ओशो की मौत को लेकर विवाद, चलिए जानते हैं क्या था। भारत में ओशो ने एक बार फिर अपने पुणे के आश्रम में प्रवचन देना शुरू किया। 1985 में ओशो भारत आए और इसके बाद सिर्फ 5 साल जीवित रहे। 58 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तारीख थी 19 जनवरी 1990। जिस तरह तमाम उम्र ओशो का विवादों से नाता रहा, उनकी मौत भी उसी तरह विवादों का केंद्र बनी। ओशो की मौत को लेकर बहुत से कन्फ्यूजन हैं और कई थ्योरीज हैं। माना जाता है अमेरिकी सरकार ने ओशो को थैलियम नाम का एक स्लो पॉइजन दे दिया था, जिससे धीरे धीरे वो मौत की तरफ बढ़ रहे थे। अमेरिका से लौटने के बाद ओशो ने खुद बताया कि मुझे जहर के लक्षण हैं, मेरा रेजिस्टेंस कमज़ोर हो गया है। मुझे खुद इस बात का शक था जब मुझे अमेरिका में गिरफ्तार किया गया और बिना कोई वजह बताए उन्होंने मुझे जेल भेजा और बेल तक नहीं दी। इसके बाद ही मुझ में जहर के लक्षण आ गए। एक दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसमें कहा जाता है कि ओशो की हत्या हुई थी उनकी प्रॉपर्टी के लिए। कई पत्रकारों ने इस पूरे घटनाक्रम पर एक किताब लिखी, नाम है व्यू किल्ड ओशो। इस किताब में कुछ सवाल उठते हैं, मसलन ओशो की मृत्यु के पिछली रात करीब 1 बजे डॉक्टर गोकुल गोकानी को आश्रम से फ़ोन गया। उन्होंने बिना नाम लिए कहा गया कि किसी की तबीयत खराब है, जल्दी आ जाएं। 2015 में एक स्टेटमेंट में गोकानी ने बताया कि उन्हें पूरे 4 घंटे बाद ओशो के कमरे में जाने दिया गया। गोकानी बताते हैं कि ओशो के हाथ में उल्टियों की छींटे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके मरने का इंतजार किया जा रहा था। सवाल उठते हैं कि उस रोज़ आश्रम में और डॉक्टर भी मौजूद थे, फिर बाहर से डॉक्टर क्यों बुलाया गया और ओशो की हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया। गोकानी ने अपने बयान में बताया, अमृतो ने कहा ओशो ने अभी अभी शरीर छोड़ा है, आपको उनका डेथ सर्टिफिकेट लिखना है। उनका शरीर गर्म था और साफ है कि उन्होंने अपना शरीर 1 घंटे से पहले नहीं छोड़ा होगा। गोकानी के अनुसार उन्होंने ओशो को अंतिम सांस लेते हुए नहीं देखा, इसलिए उन्होंने जयेश और अमृतो से उनकी मृत्यु की वजह पूछी। उन्होंने गोकानी से दिल की बीमारी के बारे में लिखने को कहा ताकि सबका पोस्टमार्टम ना हो सके। सवाल ये भी है कि गोकानी ने उल्टियों के बारे में क्यों कुछ नहीं पूछा। बाद में उनका अंतिम संस्कार भी बहुत हड़बड़ी में किया गया। इस मामले में आश्रम की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया कि यही ओशो की इच्छा थी। वो चाहते थे कि उनका शरीर 10 मिनट से ज़्यादा सबके सामने ना रखा जाए। ये बातें लिखित में नहीं थीं। इसके बाद एक सवाल ये भी उठा कि ओशो के परिवार उनकी माताजी को उनकी तबीयत बिगड़ने के बारे में क्यों नहीं बताया गया। ओशो की सेक्रेटरी नीलम कहती हैं, जब उन्होंने ओशो की मां को मौत की बात बताई तो उन्होंने कहा, नीलम, उन्होंने उसे मार दिया। इस मामले में एक बड़ा बवाल साल 2013 में खड़ा हुआ, जब अचानक विदेश के एक कोर्ट में ओशो की
वसीयत पेश की गई। 1990 से इस वसीयत के बारे में पहले कभी किसी ने नहीं सुना था। ये वसीयत ओशो के जुड़े टैग मार्क के एक केस में पेश की गई। हालांकि कभी ओशो ने खुद कहा था, कॉपीराइट वस्तुओं और चीज़ों का तो हो सकता है, लेकिन विचारों का नहीं। ये केस भारत भी पहुंचा। ओशो के एक फॉलोवर हैं योगेश ठक्कर। कुछ साल पहले उन्होंने इस वसीयत को कोर्ट में चैलेंज किया था। योगेश के अनुसार ये वसीयत जाली है। योगेश का कहना था कि ओशो आश्रम की हजारों करोड़ की संपत्ति, किताबों और ऑडियो वीडियो से मिलने वाले करोड़ों की रॉयल्टी को जाली तरीके से हड़पा जा रहा है। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंचा और 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने योगेश की अपील ठुकरा दी। जांच एजेंसियों द्वारा इस मामले में अदालत के सामने एक सी समरी रिपोर्ट दाखिल की गई। सी समरी वो रिपोर्ट होती है जिसमें किसी जांच एजेंसी सही या गलत दोनों निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती। मामला यहीं नहीं रुका। कुछ लोगों ने दिसंबर 2018 में इस वसीयत की ट्रुथ लैब्स नाम की एक फॉरेंसिक लैब से जांच कराई गई। लैब ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वसीयत में ओशो के जाली दस्तखत किए गए थे। मामला तब से दोबारा कोर्ट में है। ओशो की मृत्यु का ये विवाद ऐसे तमाम विवादों की फहरिस्त में शामिल है जिसका ठीक ठीक जवाब शायद ही मिल सके। हालांकि ओशो 21वीं सदी में वो अभी भी उतने ही लोकप्रिय हैं। उनकी किताबें हजारों की संख्या में बिकती हैं और लोकप्रियता के वर्तमान पैमानों से मापें तो ओशो के वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में देखे जाते हैं। उनके फॉलोअर्स मानते हैं कि ओशो ना पैदा हुए ना मरे। इस धरती पर 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच भ्रमण